बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड हम किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखें ध्यान से, किरचॉफ्स लॉ की हमें ज़रूरत कब पड़ती है बच्चों? किरचॉफ्स लॉ की हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं या एक से ज़्यादा बैटरीज़ हैं, और जिसमें ऐसा नेटवर्क जिसमें सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमें ना तो कोई दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में मिल रहे हैं ना पैरेलल में मिल रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या डिफरेंट ब्रांचेस में करंट फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं। किरचॉफ ने दो लॉ दिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। वो दो लॉ जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल, ठीक है। ये जंक्शन लॉ भी कहलाता है। ये क्या है बच्चों? ये जो है इसका जो बेसिस है, इस लॉ का जो बेसिस है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। द बेसिस ऑफ दिस लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट at any junction is always equal to 0. At any junction is always equal to 0, ठीक है। किसी भी जंक्शन पे करंट का एल्जेब्रिक सम जो है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या मतलब है इस बात का? अगर मान लो ये कोई जंक्शन है, ये कोई जंक्शन है, ठीक है, इस पे जंक्शन में बहुत सारी आर्म्स आ रही हैं। इन जंक्शन में मान लो ये रेजिस्टेंसेस भी अगर आप दिखाना चाहें तो रेजिस्टेंसेस भी दिखा सकते हैं। ये जंक्शंस हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस हैं। ये जहाँ पे ये जंक्शन फॉर्म हो रहा है, जंक्शन जो है वो पॉइंट होता है जिस पे कम से कम 3 ब्रांचेस आके मीट कर रही हों, ठीक। तो ये जंक्शन है और इस जंक्शन में मान लो इस रेजिस्टेंस में करंट आ रही है I1, इसमें करंट आ रही है I2, और इसमें करंट आ रही है I3, और ये I1 इस रेजिस्टेंस में करंट इधर को I3 I4 जा रही है और यहाँ I5 जा रही है। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाने के लिए आपने क्या करना है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे करंट का एल्जेब्रिक सम जो है वो क्या होता है? 0 होता है। तो किरचॉफ लॉ इस जंक्शन को अप्लाई करने के लिए, जब आप इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है? एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। करंट के एल्जेब्रिक सम को, ये लॉ लगाने के लिए करंट एंटरिंग करंट का सम इज इक्वल टू लीविंग करंट का सम। जंक्शन पे जो करंट एंटर कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? I1, I2 एंड I3, ये 3 करंट एंटर कर रही हैं। तो एंटरिंग करंट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। यहाँ से जो लीव कर रही हैं कौन है? I4 एंड I5, I4 एंड I5 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये ऐसे आपकी इक्वेशन बनेगी किरचॉफ जंक्शन लॉ से, ठीक है। तो आपका एल्जेब्रिक सम कैसे 0 हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अगर आप एंटरिंग करंट को प्लस ले रहे हैं तो लीविंग करंट को क्या ले रहे होंगे? माइनस ले रहे होंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम क्या हो गया? 0 आ गया। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। कैसे बनाना है आपने? एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। क्लियर? नाउ द किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है मेरे बच्चों? किरचॉफ सेकंड लॉ को देखें जरा ध्यान से। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसका बेसिस क्या है? इस लॉ का जो बेसिस है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ये लॉ क्या कहता है बच्चों? ये लॉ कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ potential difference PD means potential difference in any closed loop is always equal to 0। किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से दिखा दें। डेल्टा वी इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल किस में, किसी भी लूप में। कौन सी लूप में? क्लोज लूप में। इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ये आपका किरचॉफ लॉ है। तो आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया होगा, उस सर्किट में लूप्स फॉर्म हो रही होंगी। तो उस लूप्स में इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम घूम जाते हैं, पूरा घूम जाएंगे लूप में, ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन में पूरा लूप में हम घूमेंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम लूप में टहल रहे होंगे, लूप में घूम रहे होंगे, तो लूप में घूमते वक्त हमारी मुलाकात होगी रेजिस्टेंसेस से, हमारी मुलाकात होगी कैपेसिटर से, हमारी मुलाकात होगी बैटरीज से, ठीक है। अगर हमें कोई रेजिस्टेंस मिलता है, मान लो इस लॉ को लगाना सीख रहे हैं हम, अगर हमें कोई ये रेजिस्टेंस मिलता है और इस रेजिस्टेंस में ये आर है और उसमें करंट अगर ऐसे फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट का, रेजिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को होता है। करंट का डायरेक्शन जो है इसमें टर्मिनल्स को मार्क करता होता है, रेजिस्टेंसेस में टर्मिनल मार्क होता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना, ठीक है। करंट को आपने जाते हुए देखना है, ऐसे आप चल रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है रेजिस्टेंसेस में। तो ये मेरा हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? आई आर। अगर ये 10 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते कितना वोल्टेज ड्रॉप कर गया? 10 में से 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अगर ये 10 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है, तो ड्रॉप कितना हो गया? यहाँ पे 8 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होके यहाँ 2 बचा, तो वो ड्रॉप कैसे निकलेगा? 8 वोल्ट आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा के। तो इस पे जो ड्रॉप है वो कितना है? आई आर है। तो हम क्या कर रहे होंगे कि जब हम इस रेजिस्टेंस में घूम रहे होंगे, तो रेजिस्टेंस में घूमते वक्त हमारी मुलाकात, ठीक है, लूप में जब हम घूम रहे होंगे, तो लूप में घूमते वक्त हमारी मुलाकात रेजिस्टेंस से होगी। जब रेजिस्टेंस से होगी और मेरा, मान लो सपोज जब मैं लूप में घूम रहा हूं और ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है, तो पाथ जब ये है तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जा रहा हूँ, प्लस से माइनस की तरफ को जा रहा हूँ। यानी पोटेंशियल में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो फॉल इन पोटेंशियल को, जब भी फॉल होगा पोटेंशियल में, तो फॉल इन पोटेंशियल को आप क्या करेंगे? चाहिए यहाँ कितना ले लेंगे? माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ आई आर, इतना फॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास, आपको ये रेजिस्टेंस मिला, मान लो ये रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, और करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, मान लो ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये आपका प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, ठीक है। हायर टू लोअर जा रही है करंट, और ये पाथ है आपका, सपोज ये पाथ है, तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को जा रहे हैं। तो पोटेंशियल में क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। और राइज इन पोटेंशियल को आप कैसे ले लेंगे? प्लस साइन के साथ। कितना राइज हो रहा है? प्लस आई आर, ठीक है, प्लस आई आर, इतना राइज हो रहा है। अगर आपकी मुलाकात, मान लो अगर आपकी मुलाकात कैपेसिटर से हो जाए, अगर आपकी मुलाकात यहाँ कैपेसिटर से हो जाए, ये इस कैपेसिटर पे चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, प्लस ये नेगेटिव प्लेट है, और इसका कैपेसिटेंस सी है, और आपका ये पाथ है। जब आप लूप में घूम रहे हैं, तो लूप में घूमते वक्त आपको एक कैपेसिटर मिला, और ये आप ऐसे जा रहे थे, तो आप ऐसे जा रहे तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट का मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए पोटेंशियल में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, घट रहा है पोटेंशियल। कितना घट रहा है? V इज इक्वल टू Q अपॉन C लगाना है, ठीक है। तो फॉल इन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल इन पोटेंशियल डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ Q अपॉन C, ठीक है। और अगर आपका ये कैपेसिटर मिला, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये Q है, ये C है,
ठीक है, और ये आपका पाथ है। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को जा रहे हैं। पोटेंशियल में राइज हो रहा है, और राइज इन पोटेंशियल को आप कैसे ले लेंगे, प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ, राइज इन पोटेंशियल Q/C, ठीक है। आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये माइनस ये माइनस ये इज इक्वल टू Q/C। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये माइनस ये इज इक्वल टू माइनस कम पोटेंशियल माइनस ज़्यादा पोटेंशियल इज माइनस Q/C, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपकी मुलाकात किसी सेल या किसी बैटरी से हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, अगर आपकी मुलाकात ये सेल से हो जाए या बैटरी से हो जाए किसी, मान लो अगर आपकी मुलाकात, मान लिया मैंने, ये कोई सेल है या बैटरी है जिसका EMF E है, इससे हो जाए, तो और पाथ आपका ये हो, तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं। बैटरी के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, आप ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ को जा रहे हैं। याद रहे कि बैटरी के टर्मिनल्स पे पोलैरिटी करंट के अकॉर्डिंग मार्क नहीं होती है, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोलैरिटी होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। आपको बैटरी देखनी है, टर्मिनल्स देखने हैं, तो जो बड़ा वाला डंडा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा वाला डंडा है वो नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, करंट के अकॉर्डिंग पोलैरिटी मार्क होंगी रेजिस्टेंसेस में, ठीक है। यहाँ करंट आइदर ऐसे जाए या ऐसे जाए, ठीक है, पोलैरिटी यही रहेंगी, करंट के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं चलना है। यहाँ कितना है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, EMF के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये EMF है, जितना EMF है वही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ, फॉल, तो फॉल इन पोटेंशियल को आप कैसे ले लेंगे, माइनस साइन के साथ। कितना फॉल हुआ, -E, जो EMF है, ठीक है। करंट कहीं भी जा रही है, ऐसे जा रही हो या ऐसे जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये EMF E है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और आपका ये पाथ है, तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं। तो पोटेंशियल में राइज हो रहा है, राइज कितना हुआ, +E, ठीक है। इन सब के एल्जेब्रिक सम को किसी भी लूप में जो जो मिले, ठीक है, दो रेजिस्टेंसेज मिले, दोनों रेजिस्टेंस के राइज एंड फॉल का एल्जेब्रिक सम, एक कैपेसिटर मिला उसके में राइज एंड फॉल का एल्जेब्रिक सम, ठीक है, एक बैटरी मिली, दो बैटरी मिली, उनमें राइज एंड फॉल का एल्जेब्रिक सम, नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मीन्स राइज को हम ले रहे हैं प्लस, फॉल को हम ले रहे हैं माइनस। तो किसी भी क्लोज लूप में जितना पोटेंशियल राइज हो रहा होता है उतना ही फॉल हो रहा होता है, ठीक है। अगर 20 वोल्ट का राइज मिला तो 20 वोल्ट का फॉल मिलेगा, तो 20 - 20, राइज +20, फॉल -20, तो 20 - 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप में जितना वोल्टेज राइज हो रहा होता है उतना ही फॉल हो रहा था एलिमेंट्स के अक्रॉस, ठीक है। ये कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसे मान लो आपके पास, हम यहाँ एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लें, मान लो जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है कोई, मान लो ये कोई नेटवर्क है, ये आपकी मान लिया 45 वोल्ट का सेल है, ये आपका 80 वोल्ट का सेल है, ठीक है, ये 40 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, ये 20 ओम है, ये 1 ओम है, ये 30 ओम है, ये 2 ओम है, मान लो सपोज ऐसा कोई सर्किट ले लिया मैंने, अपनी तरफ से कोई वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल कोई दूसरा लेंगे, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ये टर्मिनल्स में मार्क कर दूँ यहाँ पर। मान लो सपोज़ ये मेरा A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है, A B C D E F। हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ द सर्किट, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँ,
मैं करंट निकालना चाहता हूँ, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, किरचॉफ लॉ को लगा के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम लूप मेथड ले लें, लूप में करंट मार्क कर दें, लूप करंट मार्क कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम ब्रांचेस में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ब्रांचेस में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इन इक्वेशंस, किरचॉफ ये जो टू लॉज हैं इनकी हेल्प से इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका है लूप में करंट को मार्क कर दें सीधे सीधे और फिर उससे इक्वेशंस बना लें। मैं दोनों से यहाँ इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, देखो ब्रांच करंट मार्क करने के लिए, ब्रांच करंट मार्क करने के लिए देखें, सबसे पहले देखें कितनी ब्रांचेस हैं। 3 ब्रांचेस हैं इस सर्किट में, इसमें 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। 3 करंट होंगी, 3 पाथ हैं। ये जंक्शन है, देखो यहाँ ये जंक्शन है, इस जंक्शन से 3 रास्ते जा रहे हैं, 1 2 3। तो एक करंट तो यहाँ होगी, एक करंट यहाँ होगी, ये एक अनदर पाथ है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा करंट का, और यहाँ पे भी कोई डिवीजन नहीं होगा। इसमें 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 एक ही करंट चल रही होगी। तो एक करंट यहाँ होगी, एक करंट यहाँ होगी, एक करंट यहाँ होगी, तो 3 करंट है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करें, करंट को मार्क करें। मान लो इस वाली ब्रांच में, ये जो ब्रांच है हमारी, इसमें करंट फ्लो कर रही है I1। अगर इसमें I1 चली यहाँ, तो यहाँ भी I1 ही जाएगी, इसमें भी I1 ही, पूरी I1 चलेगी यहाँ। और मान लो यहाँ पे जो करंट है, ये जो करंट है, ये यहाँ पे जो करंट है, ये चल रही है I2, ये I2 है। आप जैसे चाहे मार्क कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे मार्क कर दें। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने ऐसे ही करना। मैंने कहा मान लो, मैं मान लो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसे जा रही करंट, ये कैसे जा रही है, ठीक है। अगर आपने कोई गलत डायरेक्शन को मार्क किया है, करंट इस ब्रांच में ऐसे ना जाके अगर ऐसे आ रही होगी, ठीक है, मान लो इस ब्रांच में 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है और उसकी 2 एम्पेयर डायरेक्शन ये ना होकर ये है, तो जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो I1 आपका 2 एम्पेयर तो आएगा, बट कौन किसके साथ आएगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है। अगर कोई किसी भी ब्रांच में आपकी करंट का जो आंसर है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने सर्किट में करंट की जो डायरेक्शन मार्क की हुई है वो उसके अपोजिट है करंट, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे ये I1 गई, यहाँ पे ये I2 गई, और मान लो यहाँ से आई I3, ये I3 आई, इसमें I3, तो इस पूरी ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ तक I3 है। अब ये करंट I3 है। अब अगर ये I3 है तो मुझे I1 I2 और I3 फाइंड करने हैं। तो I1 I2 और I3 फाइंड करने के लिए मेरे पास, ठीक है, ये 2 लॉज हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन 2 लॉ को बनाकर, इन 2 लॉ की हेल्प से मैं I1 I2 और I3 में इक्वेशन ऑब्टेन करूँगा। 3 अननोन है, 3 अननोन के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल्स की 3 इक्वेशंस हमें चाहिए होंगी। उन 3 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी हमें, उन्हें सॉल्व करेंगे, I1 I2 I3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक काम और करें बच्चों, ठीक, हम अपने इन वेरिएबल को, इन 3 वेरिएबल को रिड्यूस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 3 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल का इक्वेशन मिले। 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना तो ईजियर है ना, कंपेयर टू 3 वेरिएबल, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर किरचॉफ जंक्शन लॉ को, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं किरचॉफ जंक्शन लॉ को अगर सर्किट में ही अप्लाई कर दूं, इक्वेशन ना बनाऊं, तो मेरे वेरिएबल रिड्यूस हो जाएंगे। और जब वेरिएबल रिड्यूस होंगे तो जितने ज़्यादा मैं वेरिएबल रिड्यूस कर पाऊंगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना उतना ईजियर होगा। तो कोशिश ये करो कि किरचॉफ जंक्शन लॉ को सर्किट में ही अप्लाई करो। अगर मैं सर्किट में अप्लाई करूं तो ये जो करंट है, यहाँ आके देखो, यहाँ से ये करंट आई, ये एंट्रिंग करंट है। ये करंट यहाँ आने के बाद 2 जगह डिवाइड हो रही है, यहाँ जा रही है I1, यहाँ जा रही है I2, ठीक है। इसका मतलब मैं इस I3 की जगह पे, अगर मैं I3 की जगह पे I1 प्लस I2 ले लूँ तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इस पूरे सर्किट में करंट देखें अगर हम, तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं हमारे। करंट तो 3 फ्लो कर रही, बट वेरिएबल 2 बन रहे हैं। एक I1, इस ब्रांच में I1 है, इस ब्रांच में I2 है, और इस ब्रांच में I1 प्लस I2 है। तो I1 I2 निकाल के काम चल जाएगा हमारा। इस ब्रांच को हम I1 प्लस I2 करके आंसर दे सकते हैं,
ठीक है, अगर I1 मेरा 1 एम्पियर आ गया, I2 मेरा 2 एम्पियर आ गया, तो I1 प्लस I2 कितना है इस ब्रांच में, 3 एम्पियर की करंट जा रही है सपोज, अगर ये वैल्यूज आ जाएं तो। ठीक है, तो किरचॉफ जंक्शन लॉ को अगर हम सर्किट में ही अप्लाई कर दें तो वेरिएबल्स हमारे रिड्यूस्ड होंगे, और वेरिएबल के रिड्यूस होने पर इक्वेशंस हमारी ईजियर होंगी, सॉल्व करना ईजी होगा इक्वेशंस को। ठीक, अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको लूप में घूम जाना है, लूप में घूम जाना है। कैसे घूम जाना है, किसी भी दिशा में घूम जाना है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे, जब रेजिस्टेंसेस में आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे होंगे, जब ये करंट की दिशा है, जब रेजिस्टेंस में करंट की दिशा में आप चल रहे होंगे तो फॉल होगा, और जब रेजिस्टेंसेस में ये करंट की दिशा उसके अपोजिट चल रहे होंगे तो हमेशा राइज होगा। रेजिस्टेंसेस में जब आप करंट की दिशा में घूम रहे होंगे तो फॉल होगा, और उसके अपोजिट चल रहे होंगे तो राइज होगा। ठीक है, तो अब आप घूम जाओ, तो लूप ABCDA ले लो, लूप ABCDA ले लो। ठीक है, जब आप लूप ABCDA लोगे तो A से चलो, तो मैं यहाँ गया, करंट की दिशा में जा रहा हूं, तो ये प्लस ये माइनस फॉल हो रहा है, तो कितना फॉल हो रहा है, 30I1। ये गया, I1 ऐसे जा रही है करंट, प्लस से माइनस कितना फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है माइनस 30I1। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 30I1। ठीक है, माइनस 30I1। अब मुझे मिला ये रेजिस्टेंस। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, प्लस से माइनस। ठीक है, करंट की दिशा में जा रहा हूँ, फॉल हो रहा है -2I1। यहाँ पे आया घूम के, तो क्या हो रहा है, माइनस से प्लस गया, देखो माइनस से प्लस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो +45। और यहाँ आया रेजिस्टेंसेस में, ठीक है, कितना है ये 40 + 1 41 भी कह सकते हो, दोनों सीरीज में है ना ये, तो 41। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, प्लस से माइनस क्या हो रहा है, फॉल, तो माइनस 41 I1 + I2, लूप कंप्लीट हो गई, = 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -30I1 - 2I1 32, और -41 I1 73, तो 73 I1 माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 73 I1, यहाँ से कितना आ जाएगा, -41 I2, तो +41 I2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता चलता हूँ साथ साथ। ठीक है, उधर जाके -45 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 45। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आपको चाहिए लूप ADEF, दूसरी लूप ले लो, ऐसे घूम जाओ जैसे चाहे वैसे, मान लो ऐसे घूम जाओ, AFED, लूप AFEDA। ठीक है, ये हमारी सेकंड लूप है। A से चलो, क्या मिला मुझे, ये बैटरी मिली, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, राइज, तो +80 वोल्ट। इसमें I2 करंट जा रही है, रेजिस्टेंस में ऐसे जा रही है करंट, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, पोटेंशियल में क्या हो रहा है, फॉल, कितना हो रहा है, -2, इसमें जो 20 माइनस इसमें जो करंट है I2। ठीक है, ये आया, ये रेजिस्टेंस आया, इसमें भी फॉल हो रहा है, कितना, 1 रेजिस्टेंस है, या ये दोनों सीरीज में, देखो एक सिंगल आर्म है सीरीज में, तो 20 और 1 21 लिख दो यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे 21 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ घूम के आए, देखो ये आए, ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं, किस में जा रहा हूँ, ये मुझे बैटरी मिली 45 वोल्ट की, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, माइनस से प्लस, क्या हो रहा है, राइज, तो +45। ठीक है, ये आया रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है, कितना हो गया, 41, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, प्लस से माइनस, तो -41 I1 + I2 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, तो 21 -41 I1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 41 I1, यहाँ से -21 I2, यहाँ से -41 प्लस माइनस माइनस -41 I2 62 I2, तो +62 I2, और या 125 उधर जाके माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे,
अब आपको I1 I2 में ये दो इक्वेशंस हैं यहाँ से, ठीक है, I1 I2 को सॉल्व कर लोगे, एक को एलिमिनेट करके सॉल्व करोगे, आपको I1 फाइंड हो जाएगा, आपको I1 फाइंड हो जाएगा, आपको I2 फाइंड हो जाएगा। I1 निकल आया, आपका I2 निकल आया, तो आपकी ब्रांचेस में करंट निकल आई। ठीक है, जब ब्रांचेस में करंट निकल आई तो आप क्या करेंगे, इसमें पता लग गई, इसमें पता लग गई, तो इसमें करंट कितनी है, I1 प्लस I2, तीनों ब्रांच में करंट निकल आई आपकी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को, इसी इक्वेशंस को हमने लूप से करना हो तो लूप से कैसे करेंगे? देखो लूप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लूप मेथड। इसमें हमने क्या निकाला, ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करा, ना लूप करंट मार्क करके, लूप करंट, लूप करंट से कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों। दूसरा तरीका क्या है जरा देखें ध्यान से, ये मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन ब्रांचेस मेथड। ठीक है, ब्रांचेस में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वेशन बनाना सिखाया। एक तरीका ये है कि आप ब्रांचेस में करंट को डिस्ट्रीब्यूट ना करो। अगर आपको ब्रांचेस में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में परेशानी हो रही है, आप ना करिए। आप क्या करें, सीधे लूप करंट मार्क कर दे। तो एक लूप ये, मान लो इसमें करंट है I1 और एक लूप ये और इसमें करंट है I2, ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, किसी भी दिशा में, मैंने यहाँ मार्क करी है किधर, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ मार्क करी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे आपकी मर्जी वैसे मार्क कर दो। आप चाहें तो इसको उल्टा भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे मार्क कर दो। लेकिन आप मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, केयरफुली देख लो। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट इसमें कुछ ऐसे निकले शायद, तो इसलिए मैंने ऐसे मार्क कर दी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें करंट ऐसे निकले। ठीक है, इसमें भी करंट ऐसे ही निकले शायद पॉजिटिव, तो मैंने ऐसे मार्क कर दी। मान लो अगर हमने कोई गलत करंट डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन को रॉन्गली मार्क किया है तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, ध्यान देना। ठीक है, तो डायरेक्टली लूप करंट मार्क किया, और लूप करंट मार्क करने के बाद आप इक्वेशन बनाना शुरू करो। जैसे लूप 1, तो लूप 1 के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे तो लूप 1 के लिए क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में आपने लूप में करंट मार्क की है उस डायरेक्शन में लूप में घूम जाओ। ठीक है, तो लूप करंट की डायरेक्शन में घूमते वक्त जब भी आप रेजिस्टेंसेस से मिलोगे, रेजिस्टेंसेस से जब भी आपकी मुलाकात होगी तो हमेशा फॉल होगा, याद रखना। ठीक है, तो आप ऐसे घूम रहे थे। ठीक है, क्या मिला आपको, आपको मिला 30 ओम का रेजिस्टेंस, क्या हो रहा है इसमें, फॉल हो रहा है। ठीक है, 30 ओम, तो माइनस लूप 1 का इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 30I1 है, क्या हो गया, माइनस 2I1, यहाँ पे आए माइनस से प्लस, राइज हो रहा है। बैटरी में राइज एंड फॉल उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंसेस में ऑलवेज फॉल होगा जब भी लूप करंट की दिशा में घूम रहे होगे। और 40 प्लस 41 कितना, माइनस 41, कितनी करंट है इसमें, इसमें देखो, अब इसमें मार्क कर रहे हो जब, तो ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच, दिस ब्रांच इज कॉमन इन दिस लूप एंड इन दिस लूप। ये कॉमन ब्रांच है इन दोनों लूप में। जब कॉमन ब्रांच है तो इसमें इधर से करंट आ रही है I1 और इधर से करंट आ रही है I2। ठीक है, तो इस कॉमन ब्रांच में दोनों लूप से करंट आ रही है, तो कितनी करंट हो गई इसमें, इधर से I1 इधर से I2, तो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अगर आपने नीचे वाली डायरेक्शन में ऐसे मार्क कर रखी है करंट, तो क्या होगा, अगर ऐसे मार्क कर रखी है तो इधर से आ रही है I1 और इधर से आ रही है I2। ठीक है, तब क्या होगी, तब दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही करंट, तो क्या होगी, या तो I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2। तो क्या करना है, किसको डोमिनेट कराना है, जिस लूप के लिए करंट जिस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हो उसको डोमिनेट कराना है। ठीक है, क्या लोगे, I1 माइनस I2, और जब इसके लिए लिखोगे तो क्या लोगे, I2 माइनस I1। अपोजिट डायरेक्शन के लिए जिस लूप के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो उसको, उस करंट को डोमिनेट कराओगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अगर इस लूप के लिए करंट लिख रहे हो तो I1 माइनस I2। ठीक है, और अगर इसके लिए लिख रहे हो तो I2 माइनस I1। क्लियर हो गया, तो आपका ये आ गया। तो अब जब आप यहाँ से इक्वेशंस बना लेंगे तो आपकी इक्वेशन देखो, सेम इक्वेशन यहाँ पे बनी है, ये देखो सेम बनी है, तो कितनी आ जाएगी, वही 73I1 प्लस 41I2 इज इक्वल टू 45। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जब लूप और ब्रांच दो मेथड से एक ही क्वेश्चन को करें सेम ही इक्वेशन बने, अलग अलग भी बन सकती हैं। ठीक है, एज पर योर डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग भी आ सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आंसर सेम आएंगे। ठीक है, फाइनल आंसर सेम आएंगे ना। अगर लूप 2 ले लो, अगर आप लूप 2 लोगे तो इसमें घूम जाओ,
कैसे मार्क करी थी हमने, ऐसे मार्क की थी। तो अब आप इसमें घूम जाए करंट के अकॉर्डिंग, जब घूमेंगे तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कैसा +80 राइज हो रहा है, इसमें फॉल होगा 20 + 1 -21 I2, इसमें राइज हो रहा है, माइनस से प्लस गए +45, ठीक है। ये 41 इसमें फॉल हो रहा है, रेजिस्टेंसेस में हमेशा फॉल होगा, तो -41 क्या दोनों तरफ से आ रही है करंट I1 + I2 = 0, कॉमन ब्रांच है, इधर से I1 इधर से I2। तो देखो सेम इक्वेशन फॉर्म हुई है आपकी, यहाँ ये सेम इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसको और इसको देख लो, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 41 I2 + 41 I1 + 62 I2 = 125। ये हमारा दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप I1 I2 फाइंड करके करंट निकाल लें, ठीक है, एलिमिनेट करके, तो करंट आपकी निकल आएगी ब्रांचेस में। क्लियर। एक क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं पूरी तरीके से उस क्वेश्चन को, फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं अपने। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी की सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में सॉल्व करके दी गई है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में ये आपकी क्वेश्चन है। तो इसमें एनसीईआरटी में इसमें ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उसने पूछा फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ सर्किट। कितनी ब्रांचेस हैं इसमें, ज़रा देखें अगर हम, तो इसमें जो ब्रांचेस हैं कितनी करंट है इस सर्किट में। एक ब्रांच तो ये है, अगर आप पाथ देखें, जो पाथ यहाँ डिवाइड हो रही है करंट, इस जंक्शन पे तीन रास्ते जा रहे हैं इस जंक्शन से। तो एक करंट यहाँ पर है, एक करंट यहाँ पर है, एक करंट यहाँ पर है, 3 करंट हो गई। एक करंट ये है 4, एक करंट ये है 5 और एक करंट ये है 6। एक रास्ता ये है, देखो एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो 1 2 3 4 5 6 करंट हैं, 6 आंसर आएंगे यहाँ से। जब हम एवरी ब्रांच में करंट देंगे तो एक ब्रांच है AB, एक है BC, एक है CD, एक है AD और एक ये BED। तो ऐसे 6 ब्रांचेस हैं, 6 आंसर आएंगे। तो 6 आंसर के लिए किरचॉफ करंट जंक्शन लॉ लगाकर करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस सर्किट में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, ठीक है। वो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रांचेस में, वो तो वहाँ सॉल्व है, उसको आप खुद से देख लेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन से भी गो थ्रू हो सकते हैं। मैं यहाँ लूप करंट मार करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लूप में करंट मार कर रहा हूँ और फिर यहाँ ब्रांचेस में करंट निकाल रहा हूँ। वहाँ सॉल्यूशन में दोनों आंसर मैच कराएंगे आप। तो मान लो सपोज कितनी लूप है, 1 2 3 लूप में मार कर देता हूँ। 3 लूप है यहाँ, इन 3 लूप और भी मार्क हो सकती है। ये भी एक लूप है, ठीक है, ध्यान देना, ये भी एक लूप है, ठीक है। तो ये छोटी वाली लूप है, इन्हीं को मैं मार्क कर रहा हूँ। एक मान लो इस लूप में करंट ऐसे चल रही है I1, इसमें करंट क्योंकि कैश क्यों मार्क की है मैंने, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऐसे करंट निकली होगी, सपोज ऐसे निकली होगी करंट। तो इसमें I1, इसमें मान लो I2, करंट ऐसे निकल के 2 जगह बटी होगी, यहाँ गई होगी, यहाँ गई होगी। तो बैटरी के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्शन मार्क कर दी। नॉट नेसेसरी आप यही डायरेक्शन मार्क करें, कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें मैंने ऐसे मार्क कर दूं, ठीक है। ये हमारी हो गई I3। तो ये 3 लूप है आपकी। तो या तो आप उस मेथड से कर लें या इससे कर लें क्वेश्चन को। तो वो वाला मेथड भी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये 3 अननोन है, ठीक है, 3 इक्वेशन बना लें। सबसे पहले लूप ले लें, लूप 1। कौन सी वाली लूप, लूप ABCA, A से चलो। मैंने कहा जब भी लूप करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो रेजिस्टेंसेस में हमेशा फॉल होगा। तो इसमें आप ऐसे चलना है,
तो क्या हो रहा है, फॉल। तो -4i1 यहाँ आए तो ये कॉमन है ब्रांच, देखो इस लूप में और इस लूप में, इन दोनों लूप में। यहाँ पे इसमें करंट i3 आ रही है, इसमें i1 आ रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ i1 यहाँ i3 सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो -2i1 प्लस i3 यहाँ पे आए तो अगेन ये कॉमन ब्रांच है। इसमें करंट i1 ऐसे आ रही है, देखो i1, और यहाँ से चलोगे तो i2 ऐसे आ रही है, दोनों अगेन सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। तो -1 इंटू क्या, i1 प्लस i2, ठीक है। अब माइनस से प्लस गए, +10 = 0, ठीक। तो आपकी क्या बनेगी इक्वेशन, -4i1 -2i1 -6i1 -7i1, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो 7i1, ठीक है, 4 2 7, ठीक है। i2 देखो, i2 कितनी बनेगी, i2 यहाँ से आएगा खाली -i2 तो +i2, i3 देखो, i3 यहाँ से आएगा ओनली, तो क्या होगी इक्वेशन, -2i3 तो +2i3, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ, ये उधर जाके माइनस होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे 10, इक्वेशन आ गई आपकी 1, ठीक है। सेकेंड लूप ले लो, लूप ADCA, लूप करंट के डायरेक्शन में घूम जाओ तो ये करंट रेजिस्टेंसेस में हमेशा फॉल होगा। तो -4i2 इसमें आए तो क्या हुआ, तो देखो अब ये यहाँ पे क्या है, ये अगेन ब्रांच कॉमन है, तो इसमें करंट यहाँ से चल रही है i2 और इधर से आ रही है i3, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, ठीक है। तो या तो ये माइनस ये या ये माइनस ये, तो क्या करोगे, जिसके लिए करंट लिख रहे हो उसे डोमिनेट कराओगे, तो क्या होगा, i2 माइनस i3, तो -2i2 माइनस i3, ठीक है। इसमें आए तो सेम डायरेक्शन में है, -1 इंटू i1 प्लस i2, इसमें पहुंचे +10 = 0, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ से, -4i2 -2i2 और -4 और 2 6 और 6 एक i2 यहाँ से -7i2, तो -7i2 i1 ले लूँ पहले, यहाँ से आएगा ओनली i1, तो -i1, तो i1 माइनस से मल्टीप्लाई करा +7i2 और i3 कितना आएगा, इन दोनों से देखो माइनस माइनस प्लस, +2i3, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -2i3, ये उधर जाके -10, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे = 10, इक्वेशन 2, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई ना। थर्ड इक्वेशन अगर देखेंगे आप, ठीक है, लूप इसमें घूम जाए DEBCD, ठीक है। इसमें चले यहाँ से तो कहाँ से क्या आ गया, माइनस से प्लस, +5, रेजिस्टेंस में आया, दोनों में करंट आ रही है सेम, तो -2i3 प्लस i1 या i1 प्लस i3, और इसमें आया तो अपोजिट, इधर में इसमें ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, इस वाली लूप से, तो i3 माइनस i2 होगा, क्योंकि इसके लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन, -2i3 माइनस i2, ठीक है। इसके लिए ये आ गया, इसके लिए ये आ गया, और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए ये आ गया, = 0, ठीक है। तो आपका i1 देखो कितने हैं, -2i1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2i1, ठीक है। i2 देखो कितने हैं, एक i2 है यहाँ से, बस कितना, माइनस माइनस प्लस, +2i2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -2i2, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ से कितना i3, -2i3 यहाँ से, -2i3 यहाँ से, तो -4i3, माइनस से मल्टीप्लाई करा +4i3, ठीक है, साथ साथ मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ, = उधर जाके -5, माइनस से मल्टीप्लाई करा +5, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 और 3 को सॉल्व करना है, तो देखो जरा केयरफुली 1 और 2 इक्वेशन, 1 और 2 से यहाँ i3 एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है i3 एलिमिनेट, ठीक है। तो i3 एलिमिनेट हो रहा है 1 और 2 से, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करा मैंने, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो ये प्लस 2i3 माइनस 2i3 प्लस करोगे इन दोनों को तो ये एलिमिनेट हो गया। 7i1 प्लस i1 8i1 मिला यहाँ से। 7i2 प्लस i2 8i2 मिला यहाँ से। और जब ये दोनों प्लस होंगे 2i3 माइनस 2i3 कैंसिल होगा और 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो आपका कितना आ गया 4i1 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 4। ठीक है, जब आपको 3 वेरिएबल की इक्वेशन मिलती हैं तो आपने तीनों इक्वेशन की हेल्प से दो वेरिएबल की 2 इक्वेशन ऑब्टेन करनी होती हैं। पहले एक वेरिएबल को रिड्यूस करोगे, फिर वहाँ से एक वेरिएबल और रिड्यूस करोगे। ठीक है, तो अब आपके पास i1 i2 में एक इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और 3 या 2 और 3 की हेल्प से i1 i2 में एक इक्वेशन और ऑब्टेन कर लो। तो कहाँ से ऑब्टेन होगी, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से कर लो। कैसे, इसमें अगेन i3 एलिमिनेट करोगे तभी i1 i2 में आएगी। यहाँ i3 कितना है 4 और यहाँ i3 कितना है 2। ठीक है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू इक्वेशन 2, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती होंगी। ठीक है, 10th से सीखते हैं बच्चे, 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। तो 2 इंटू इक्वेशन 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब प्लस करोगे इसमें 4 तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी प्लस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, तो 2 से मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 2i1 प्लस 2i1 4i1। 2 से इसे मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 14i2 और यहाँ कितना है माइनस 2i2। तो 7 2 14 और प्लस करोगे इसके साथ तो कितना बचेगा 12i2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया 2 से 4 माइनस 4i3 प्लस 4i3, ये कैंसिल हो गया। इसे मल्टीप्लाई करा 20 प्लस 5 25, इक्वेशन हो गया 5। अब यहाँ से आपका i1 i2 सॉल्व हो जाएंगे। i1 i2 कैसे सॉल्व होंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, ये i1 को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, या i2 को एलिमिनेट कर दो। तो i1 एलिमिनेट हो रहा है किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो 2 इंटू या फिर आप ऐसा करो कि इसको i2 को एलिमिनेट कर दो। अगर i1 निकालना चाहते हो तो ये कितना है 2 है, तो ये 12 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो 6 इंटू कुछ भी कर सकते हो, इक्वेशन 4, तो 6 2 12 हो गया, माइनस करना पड़ेगा, दोनों प्लस हैं, माइनस इक्वेशन 5, कितना आया ये 6 2 12 माइनस 4 कितना हो गया 8i1। ठीक है, ये कितना 12 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, अरे 12 माइनस 12 खत्म, 6 5 30 माइनस 25 5। तो i1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5/8 एम्पियर की करंट। i1 हमें पता लग गई। नाउ इस i1 को यहाँ पुट कर दो, पुट दिस i1 किसी भी इस इक्वेशन में। तो जब आप इस इक्वेशन में i1 को डालोगे तो 2 इंटू 5/8 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5, तो ये कितना हो गया 4 5/4, 2i2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5/4। ठीक है, तो यहाँ से आपका i2 आ जाएगा, i2 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 15/8 एम्पियर करंट। ठीक है, 20 माइनस 5 15/4 4 2 8 15/8 एम्पियर। i1 पता लग गया, i2 पता लग गया। i1 i2 को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3, पुट i1 i2 इन इक्वेशन 3, पुट i1 एंड i2 इन
इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन में I1 पुट करो, 2 इंटू I1 कितना है 5/8 है, I2 कितना है 15/8 है, प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो कितना हो गया 10/8 माइनस 30/8। 10 माइनस 30 कितना हो गया 10 माइनस 30 माइनस 20/8। तो 4I3 इज इक्वल टू 5 प्लस 20/8। 20/8 को आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस 5/2। ठीक है, तो आपका I3 आ गया यहाँ से, I3 यहाँ से निकल आया 15/8 एम्पियर की करंट। ये आपकी निकल आई 15/8 एम्पियर की करंट। ठीक है, नाउ अब आपने I1 I2 I3 फाइंड कर लिए। I1 I2 I3 फाइंड करने के बाद अब आंसर दे सकते हो। एक एक करके अब मैं आंसर दे रहा हूँ। देखो, नाउ करंट इन ब्रांच 6 आंसर आएंगे। करंट इन ब्रांच AB, ये जो AB ब्रांच है इसमें करंट कौन सी I1 है। करंट इन ब्रांच AB कितनी हो गई I1 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर। ये आ गई करंट किसमें ब्रांच AB में। नाउ नेक्स्ट इज करंट इन ब्रांच AD ब्रांच में जो करंट है यहीं लिख दूं मैं, कितनी है I2 कितनी आ गई हमारी 15/8 एम्पियर, ये आ गई। तीसरा करंट इन ब्रांच DEB कितनी है I3 देखो I3 जा रही है ना करंट, ये I3 है। I3 कितनी आ गई अगेन 15/8 एम्पियर। 3 ब्रांच हो गई। नाउ करंट इन ब्रांच BC, करंट इन ब्रांच BC, तो करंट इन ब्रांच BC कितनी है, इधर से I1 इधर से I3, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 रखो कितना है 5/8, I3 रखो कितना है 15/8, 20/8 एंड द 20/8 इज 5/2 एम्पियर। ठीक है, नाउ करंट इन ब्रांच कौन सी वाली CA, करंट इन ब्रांच CA ब्रांच में कितनी करंट है I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन में जा रही है। I1 प्लस I2, I1 डालो, I1 कितनी है 5/8, I2 डालो, I2 कितनी है 15/8, 5/8 प्लस 15/8 20/8 5/2 एम्पियर। ठीक है, और लास्ट ब्रांच है आपकी करंट इन ब्रांच CD, करंट इन ब्रांच CD। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब आपको क्या करना है, ठीक है CD या तो अपोजिट डायरेक्शन में, या तो I2 माइनस I3 या I3 माइनस I2 डिपेंडिंग अपॉन विच वन इज ग्रेटर। अगर I3 ग्रेटर है तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, I2 ग्रेटर है तो इस डायरेक्शन में जा रही होगी ट्यूब में करंट। ठीक है, कौन सा ग्रेटर है I3 I2, तो I3 I2 दोनों इक्वल हैं। देखो I3 और I2 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी कर दो तो 0 आएगा। I3 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या 0। इस आर्म में कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लूप से सॉल्व किया। आप ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके, आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है NCERT में, उसको देख के इक्वेशन लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस में एक गधा परफेक्ट बच्चों। ठीक है, आदमी की तो बात ही क्या है, इसलिए ध्यान से इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना सीखें। जो क्वेश्चन नहीं बने मेरे से पूछें। ठीक है, अब अगर आपको सपोज मान लो मैं इस क्वेश्चन में एक एडिशन और कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में अगर वो पूछे आपसे, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहे
कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड PD is the potential difference between C and A. अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, C के और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो C और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, C से चलना है, A तक पहुंचना है। C से चल के आप A से तक कैसे पहुंचोगे, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। आप चाहो तो ऐसे जा सकते हैं C से A तक, या आप चाहें तो ऐसे जा सकते हैं C से A तक, ऐसे जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, या आप चाहें तो C से A तक, या चाहें तो ऐसे जा सकते हैं। जिस रास्ते से जाएं, ठीक है, C से चलें, A तक पहुंचे किसी भी एक पाथ से होते हुए, ठीक है। आइदर ऐसे चले जाएं, या ऐसे घूम के लंबा वाला पाथ चुन लें, या ये वाला पाथ चुन लें, या डायरेक्ट ये पाथ चुन लें, ठीक है। C एंड A या A एंड C, कुछ भी पूछे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो मैं C से A तक चलूँगा, तो C लिखा, पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। VC, रास्ते में जितने भी एलिमेंट मिले उन सारे एलिमेंट में राइज एंड फॉल का एल्जेब्रिक सम लिख लो। तो करंट इसमें क्या जा रही है, I1 प्लस I3 जा रही है, क्या हो रहा है, फॉल, तो माइनस I1 प्लस I3 इंटू 1, V इज इक्वल टू IR, माइनस से प्लस गए, प्लस 10 राइज हो रहा है, इज इक्वल टू आखिरी वाले पॉइंट का पोटेंशियल विच इज A। तो VC माइनस I1 प्लस I3 कितना निकाल लगा आपने, 5/2। तो 5/2 VC माइनस 5/2 प्लस 10 इज इक्वल टू, ठीक है, VA। तो VC माइनस VA जो है वो कितना आ गया यहाँ से, है 5/2 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5/2 माइनस 20, ठीक है, अपॉन 2 कितना आ गया, VC माइनस VA इज इक्वल टू आ गया -15/2 वोल्ट, यानी -7.5 वोल्ट। तो C और A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, -7.5 वोल्ट है। तो C से चलना है, A तक पहुंचना है, किसी भी रास्ते से जाओगे यू विल गेट द सेम आंसर। कहीं से भी कहीं पे जाओगे सेम आंसर आपको मिलेगा। कोई सा भी पाथ चूज कर लो, मान लो आपने लॉन्ग पाथ ले लिया, मान लो आप C से ऐसे जाना चाहते हो, ऐसे CDEBA, C से D, फिर D से E पहुँचे, E से B जा रहा हूँ मैं, और B से A जा रहा हूँ, ये ले लिया, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पाथ पे जा रहा हूँ। तो C से चले VC, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जीरो करंट है, तो इसे छोड़ दिया, इसमें कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है, जीरो करंट फ्लो कर रही है ना। यहाँ पे पहुँचे, माइनस से प्लस गए, +5, ठीक है, और इसमें आए प्लस से माइनस, इसमें देखो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, ये इसमें करंट ऐसे जा रही है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, क्या होगा, राइज +4 इंटू I1 इज 5/8 इज इक्वल टू आखिरी वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA। तो कितना आ गया, VC इज इक्वल टू VC +5 प्लस 5/2 इज इक्वल टू VA। कितना आ गया, VC माइनस VA इज इक्वल टू -5 माइनस 5/2, कितना आ गया, -15/2। तो VC माइनस VA कितना आ गया, -7.5 वोल्ट। किसी भी रास्ते से जाओ, C से चलो, जिस टर्मिनल्स के बीच में पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, 2 टर्मिनल्स कहीं भी हो सकते हैं वो नेटवर्क में, ठीक है, कोई भी एक पाथ चूज करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाओ, और ऐसे इक्वेशन बना के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बच्चों मुझे करके दिखाएंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन, आप सब लोग मुझे करके दिखाएंगे, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। Find current in branch BD.
इस BD ब्रांच में आप करंट कैलकुलेट करेंगे किरचॉफ लॉ लगाकर, ठीक है। सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे आप, सब लोग पोस्ट करेंगे क्या आ रहा आंसर, ठीक है। बहुत इजी है। या इसको आप ऐसा करें, इसे 15 वोल्ट ले लें और इसको 45 ले लें, ऐसा करें तो आपकी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएंगी। 15 वोल्ट एंड 55 वोल्ट, ठीक है। ये करंट निकालेंगे ब्रांच BD में, क्लियर हो गया। BD ब्रांच में करंट निकाल के दिखाएंगे। आंसर आएगा इसका 5 एम्पियर। आंसर आएगा BD ब्रांच में जो करंट आएगी वो 5 एम्पियर आएगी। आंसर भी मैंने बता दिया, क्रॉस चेक करके मुझे पोस्ट करेंगे सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं।